पूरा भारतवर्ष को समावित करके अगर हम कहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर मेंबर्स ने समर्थन किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आज तक हमारा देश में आर्बिट्रेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मूल कारण है जिसके वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाया, हमारा ही देश के बड़े बड़े बिजनेस लोग, हमारे देश के लोग विदेश प्रिफर करते हैं। लोग सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। कई कारण है सर, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं जिससे हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने में कह सकता हूं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हम कदम उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत दुनिया का आर्बिट्रेशन का सेंटर जरूर बनेगा। और उसी दृष्टिकोण से ये आज अमेंडमेंट लाया गया है। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा घोषणा किया। 2016 का जो घोषणा है कि उन्होंने कहा कि भारत अब अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और भारत दुनिया का आर्बिट्रेशन का सेंटर बनना ही होगा। और उसी सोच के साथ, उसी ऐलान के साथ 2019 में ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का जो पहल शुरू हुआ और कानून के रूप में लाया और इसका पारित हुआ। इसमें सर सिंगापुर का मैं एग्जांपल देता हूं, क्यों इतना सेंटर अट्रैक्टिव कैसे बन गया। एक तो उसका जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो जहां स्थित है, लोग सोचते हैं कि बहुत कन्वीनियंट है सिंगापुर में पहुंचना, हर दुनिया का हर कोने से पहुंचना आसान है, खास करके एशिया मुल्क के अंदर में। दूसरा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के ओर से इतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट किया, इतना एफिशिएंट है कि सब लोग जाना चाहते हैं कि वहां हम जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और तुरंत उसका न्याय मिल जाएगा। फिर वहां जो बैंक्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का काफी संस्थाएं, उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, तो उसके वजह से एक अट्रैक्शन भी मिलता है। कॉमन लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है, हम लोग भी उसी लॉ से चलते हैं। कॉमन लॉ से हमारा भारतीय जो हमारा सिस्टम है, वहीं से इंस्पिरेशन होकर हम अभी हमारा सारा व्यवस्था चल रहा है। तो हम अगर सिंगापुर में उसी कॉमन लॉ ज्यूरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर सक्सेस है, तो हमारा देश में जरूर सक्सेस हो सकता है। इसके बाद में जुडिशरी का सपोर्ट, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया। आज एक आर्बिट्रेरियल अवार्ड दे देते हैं और उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर उसका सुनवाई कोर्ट में होगा, फिर कोर्ट में होने के बाद फिर हायर कोर्ट में जाएगा, तो फिर सर कोई पार्टी सोचेगा कि भाई इंडिया में जाके हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, फैसला हो भी जाता है, फिर उसको कोर्ट में चैलेंज होता है और फिर कोर्ट अपना समय लेता है, तो फिर सोचते हैं कि नहीं इंडिया जाके तो फंसना है, इसलिए बाहर जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये मैं उस रास्ते पे आज नहीं जाना चाहता हूं। जो संविधान का बात है कि भारतीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर को, कोई भी फैसला, किसी भी तरीके मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, उसको कोर्ट हियरिंग कर सकता है, उसमें पाबंदी नहीं है। अब मैं यहां घोषणा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं संविधान का संशोधन करके कोर्ट का अधिकार को हम कम करना चाहता है। ये मेरे लिए आज यहां घोषणा करना संभव नहीं है, लेकिन ये विषय हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि अगर कोई केस किसी फोरम में तय हो जाता है, फिर से अदालत में फिर से ट्रायल करना है, तो लोग जरूर सोचेंगे कि किस हिसाब से भारत को हम अपना प्रिफर्ड डेस्टिनेशन माना जाएगा। तो इसके साथ साथ सर जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, सिंगापुर हो या हांगकांग हो या लंदन या पेरिस भी जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, वहां बहुत सिस्टेमेटिक वे से अपना वहां व्यवस्था बनाया हुआ है। हमारा देश में एडहॉक आर्बिट्रेशन को अब तक प्रिफर्ड किया जाता है। इसलिए मैं सर जब कभी कोई कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि हम भी अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमारा सोच और व्यवस्था ऐसा है कि एडहॉक को ज्यादा प्रिफर करता है इंडिया में। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
मैकेनिज्म जो भी बनता है उस ओर हमको जाना होगा। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के ओर जाने के लिए हम सबको पहल करना होगा, क्योंकि अभी तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट अपॉइंट करते हैं, तो फिर पार्टी उस हिसाब से काम करते हैं और अपना अपना चॉइस होता है आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर्स का जो मामला आता है तो फिर हमारे पास उतना क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स भी नहीं है। और दूसरे जो हमारे जजों के बारे में टिप्पणी किया, मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर होने के नाते जजेस या फॉर्मर जजेस के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब जो भी रिटायर्ड जजेस हैं हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के सब तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग 90% तो मैं कह सकता हूं कि वो आर्बिट्रेशन प्रिफर करते हैं, क्योंकि अब कोई असाइनमेंट देगा, महीने में 2 लाख रुपया मिलेंगे। अब आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक हियरिंग में ही 5 लाख मिल जाता है, तो महीने में करोड़ों कमाते हैं। तो ये जो आर्बिट्रेशन फीस का जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी आर्बिट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो जो है इतना एक्सपेंसिव है, तो सर ये न्याय के लिए कोई खर्चा करना पड़े तो इसमें तो चलो एक गरीबों के लिए तो हम लोग कहते ही है, लेकिन जहां जो बिजनेस में भी, जहां ये जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, यहां भी तो लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो हम तो ऐसे जगह में जाएंगे जहां कम एक्सपेंसिव हो, कम खर्चा लगेंगे। तो मैं मानता हूं कि हमारा देश का व्यवस्था और जो माहौल ऐसा है कि हम बाकी दुनिया से ज्यादा सस्ता में हम आर्बिट्रल अवार्ड दे सकते हैं, मैं ये मानता हूं, मेरे पास विश्वास। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द प्रपोजल आई हैव पर्सनली कन्वेड to the proposed chairperson and the members that government will stay arm's length distance. We will maintain it. We will not come near you, because we know the moment the authority of the center is diluted by government intervention, it will lose its credibility. And today you can't hide anything. And we don't want our center, which is center of national importance, after Parliament takes a decision, the sanctity of the center has to be maintained. That is why I can assure this August House that the authority, the independence, the credibility of the India International Arbitration Center will not be compromised. The problems in ad hoc arbitration mainly is the proceedings get delayed. That is the main problem in the ad hoc practice which we have. And again, very sorry to say, the arbitrators are not treated as professionals, or they are not looked upon as professionals. And the awards, I'm sorry to say again, the awards are not of high quality. So if the arbitral awards are not of high quality, then there are negative comments from the judiciary. Then definitely there's a question of credibility which comes before us. That is why the arbitral awards must stand the scrutiny of the law. At least rationally, if we see things, we should see that, okay, the arbitral awards is of good quality. To summarize, what is the advantage of having institutionalized mechanism? That means institutionalized arbitration. It will have a predetermined arbitration procedure, which will be laid down by the center only. And there will be updated rules in lieu of the latest developments. An efficient panel of arbitrators and professional support will come up. And there will be world-class, well-built infrastructure. And also, sir, this will help in creating and enhancing the level of the situation in ease of doing business. Because we are talking about ease of living. Ease of living will come when there is a prosperity in the society. And when there is an ease of doing business atmosphere, definitely it will lead to the prosperity. I am extremely grateful to the honorable members of this August House for unanimously passing. Our left friends, 2 members, have opposite, but in words they have opposite, but in spirit they have supported it. So I consider today's discussion as a unanimous one. Thank you very much, sir, for giving me time, and thank you, honorable House, for the patient hearing. Thank you. धन्यवाद।